हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नाउन के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में सेम यूज किए जाते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात जैसे कि हम किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस या एस ऐड करते हैं, तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केसेस में आपको सेम मतलब यूज करने हैं। इनके साथ एस लगाकर आप उनको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं: शिप, डियर, फिश, डेटा, स्वाइन, सैल्मन, स्टोन, जापानीज, चाइनीज, बर्मीज, नेपालीज, वैकेशन, ऑफरिंग, इश्यू, सीरीज, स्पीसीज, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, वेयरअबाउट्स, बैरक्स, क्रॉस रोड्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मीन्स और वेजिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आप एस या एस ऐड करके इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। इन नाउन से रिगार्डिंग बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स में। तो ये नाउन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाऊंगा इन नाउन्स को कैसे यूज करते हैं और इन नाउन्स का प्रयोग करते समय आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिप को। ठीक है, इस नाउन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे इन नाउन्स को सिंगुलर के लिए यूज कर लीजिए चाहे प्लूरल के लिए यूज कर लीजिए, आपको स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ पर जो शिप नाउन है, ठीक है, ये जो शिप नाउन है, इसको अगर आप एक शिप के सिंगल शिप के लिए यूज करेंगे तब भी इसकी स्पेलिंग यही रहेगी, और अगर एक से ज़्यादा शिप के लिए यूज करेंगे तो भी इसकी स्पेलिंग यही रहेगी। जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, 10 sheep are grazing in the field। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, ए sheep is grazing in the field। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं 10 शीप की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल शीप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 भेड़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं 10 भेड़ों की बात कर रहा हूँ, तो भी स्पेलिंग देखिए शीप ही है। अगर आप यहाँ पे एस लगा के इसको शीप्स कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो चाहे सिंगल शीप की बात करें या मोर देन वन शीप की बात करें, मतलब एक शीप की बात करें या एक से ज़्यादा की बात करें, आपको यही स्पेलिंग यूज करनी है। मतलब इसके साथ आप एस या ए एस ऐड करके आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब भी आप इस नाउन को यूज करें शीप को, तो इसके साथ जो है अगर इससे पहले डिटर्मिनर है और कोई ऐसा डिटर्मिनर है जो इनकी संख्याओं को एक से ज़्यादा दर्शा रहा है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है या ए फ्यू लिखा हुआ है या मैनी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आप वहाँ पर एक से ज़्यादा शीप के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में आपको इसके साथ इस वर्ड के साथ आपको एस नहीं लगाना है। कहीं आप इसके साथ एस लगा कर अगर आप इसका प्लूरल बना देते हैं तो ये फिर गलत होगा। ठीक है, वर्ब यहाँ पर आपको प्लूरल यूज करनी है क्योंकि यहाँ पर हम 10 शीप की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए वर्ब सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल शीप की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस नाउन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो शीप जो वर्ड है, ये अगर सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का और हम एक से ज़्यादा शिप की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे शिप ही, लेकिन इसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। और अगर सिंगल शिप की बात कर रहे हैं तो भी इसकी स्पेलिंग यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ए आर्टिकल लगा हुआ है तो हम यहाँ सिंगल शिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिप वर्ड है, अगर आप एक शिप की बात कर रहे हैं तो भी स्पेलिंग यही रहेगी, एक से ज़्यादा शिप की बात कर रहे हैं तो भी स्पेलिंग यही रहेगी। नेक्स्ट नाउन है डियर। तो डियर के साथ भी ऐसा ही है, अगर हम एक से ज़्यादा डियर की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। चाहे हम एक डियर की बात कर रहे हो चाहे एक से ज़्यादा डियर की बात कर रहे हो, स्पेलिंग हमें यही लिखनी है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा, आई किल्ड मोर देन 10 deers in the jungle
इन द जंगल लास्ट मंथ। और मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा, ए lot of deers were brought to the zoo। ठीक है, तो हमने ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए आप, ये डियर लिखा है मैंने और यहाँ पर भी डियर्स लिखा है। ठीक है, तो इसको मैंने प्लूरल बना दिया है और यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ये गलत है इसको प्लूरल बनाना। यहाँ पर जैसे कि हम 10 डियर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 डियर की बात कर रहे हैं, तो भले ही हम एक डियर की बात करें या एक से ज़्यादा डियर की बात करें, इसकी स्पेलिंग जो है DEER ही रहेगी, अर्थात इसके साथ हम S लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर हम सिंगल डियर की बात कर रहे हैं तो भी इसकी स्पेलिंग जो है DEER ही रहेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूँ 1 डियर तो 1 डियर, तो यह मैं डियर ही लिखूंगा DEER। अगर मैं एक से ज़्यादा डियर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 10 डियर, तो भी इसकी स्पेलिंग जो है यही रहेगी DEER। ठीक है, तो चाहे आप एक सिंगल डियर की बात कर रहे हैं तो भी आप DEER ही लिखेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा डियर की बात कर रहे हैं तो भी आप DEER ही लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है हमारा ये गलत है और ये सेंटेंस भी गलत है। अगर हम इनको सही करना चाहते हैं, इनको सही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो S है इसको हटा देंगे और ऐसे ही यहाँ पर ये जो S है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डियर के साथ भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने शिप के साथ किया था। नेक्स्ट नाउन है फिश। तो फिश का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक तो फिश के द्वारा हम नंबर को शो करते हैं। ठीक है, फिश के द्वारा हम फिश का प्रयोग कैसे करते हैं, फिश का प्रयोग करते हैं टू शो नंबर, मतलब फिश नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल की सेंस में करते हैं। ठीक है, तो एक प्रयोग तो ये होता है। ऐसे में क्या होता है कि चाहे आप एक फ़िश की बात कर रहे हो, चाहे एक से ज़्यादा फ़िश की बात कर रहे हो, आप फ़िश ही लिखते हैं। मतलब इस नाउन का प्रयोग भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने डियर और शिप का किया था। जैसे अगर हम एक सिंगल शिप की बात करेंगे तो भी हम शिप ही यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा शिप की बात करेंगे तो शिप ही यूज़ करते हैं। उसी प्रकार जैसे हम सिंगल डियर की बात करते हैं तो हम डियर ही लिखते हैं DEER, और एक से ज़्यादा डियर की बात करते हैं तो भी हम DEER ही लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम एक सिंगल फिश की बात करेंगे तो हम फिश ही लिखते हैं, और एक से ज़्यादा फिश की बात करेंगे तो भी हम जो है फिश ही लिखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल caught a fish yesterday। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल caught a fish yesterday, और एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, कमल caught many fishes yesterday। तो मैंने ये दो सेंटेंस लिखे। तो इन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पर मैं एक फ़िश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंगल फ़िश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फ़िश की बात की, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा FISH फ़िश। इसको मैंने प्लूरल नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल फ़िश की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं कई फिशेस की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा फ़िश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्लूरल बना दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे आप एक फ़िश की बात करें, चाहे आप एक से ज़्यादा फ़िश की बात करें, आप लिखेंगे फ़िश। ठीक है, फिशेज नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम नंबर्स को दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि भाई कमल ने कल एक फ़िश पकड़ी, यहाँ पर हम कह रहे हैं कमल ने कल कई फ़िश पकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर को शो कर रहे हैं कि भाई जो फ़िश थी उनका नंबर्स कितना था, उनकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर संख्या 1 है तो हम फ़िश यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा के लिए भी आपको फ़िश ही यूज़ करना है। ठीक है, फ़िश यही यूज़ करना है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। इसके साथ ES लगा के अगर आपने प्लूरल बना दिया तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। ठीक है, तो
आपको यहाँ से ES हटाना पड़ेगा इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम फिश का प्रयोग जो है इसकी टाइप्स या काइंड्स या वैरायटी बताने के लिए करते हैं। तो अगर फिश वर्ड से पहले अगर काइंड्स या टाइप्स वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है, काइंड्स या टाइप्स लिखा हुआ हो, अर्थात हम फिश की टाइप्स या काइंड्स बता रहे हैं, वैराइटीज़ बता रहे हैं, तो फिर हम इसको प्लूरल लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे I saw many kinds of fish, ठीक है, in the river। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिश की टाइप्स या काइंड्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि हम मैनी काइंड्स बता रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई मैंने रिवर में मैनी काइंड्स ऑफ शिप देखी, मतलब जो शिप की जो काइंड्स थे, टाइप्स थे, वो एक से ज़्यादा थे, ठीक है। ये मैनी जो डिटर्मिनर है ये बता रहा है कि जो टाइप्स थे फिश के या काइंड्स थे वो एक से ज़्यादा थे। तो यहाँ पर क्योंकि हम इसके काइंड बता रहे हैं, इसके टाइप्स बता रहे हैं फिश के, तो यहाँ पर ऐसे में हम इसको सिंगुलर नहीं लिखेंगे, ऐसे में हम इसके साथ ES लगा के और इसको प्लूरल बनाएंगे। तो हम फिश वर्ड को यूज करते हैं, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ फिश का नंबर बता रहे हैं, ठीक है, फिश का अगर आप नंबर बता रहे हैं कि भाई सिंगुलर प्लूरल, तो आपको फिश ही यूज करना है। ये जो वर्ड है ना फिश, यही यूज करना है, चाहे आप एक फिश की बात कर रहे हो, चाहे आप एक से ज़्यादा फिश की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप फिश की टाइप्स बता रहे हैं, काइंड्स बता रहे हैं, वेराइटीज़ बता रहे हैं, तो फिर फिश वर्ड से पहले आपको एक ऑफ प्रीपोजिशन मिलेगी, उससे पहले काइंड्स या टाइप्स या वेराइटीज़, इन शब्दों में से मिलेगा, काइंड्स, टाइप्स या वेराइटीज़, ठीक है। तो ये शब्द मिलेंगे। तो ऐसे में फिर आपको फिश के साथ ES लगा के इसको प्लूरल करना है। आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेटा। देखिए, डेटा को हम पुराने टाइम में जब इसका सिंगुलर यूज करते थे तो एक वर्ड होता था डेटम, लेकिन अब ये ओल्ड फैशन्ड हो गया है, इसको अब हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, डेटम होता था सिंगुलर, और प्लूरल के लिए हम यूज करते थे डेटा, ऐसा करते थे। तो ये होता था सिंगुलर, ये होता था प्लूरल। लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं, अब हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में हम डेटा ही यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंसेस में, दोनों ही संदर्भों में हम डेटा ही यूज करते हैं, DATA। तो जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसमें आपको देखना है कि कहाँ पर सिंगुलर है, कहाँ पर ये प्लूरल है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दिस डेटा show a significant increase in customer satisfaction over the past year, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा ये, एक दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा सेंटेंस है these datas indicate that the new product launch was more successful than anticipated, ठीक है। तो ये मैंने 2 सेंटेंस आपके लिए लिखे। अब हम इनमें देखते हैं कि क्या इन दोनों सेंटेंसेस में जो डेटा वर्ड है उसको सही यूज किया गया है या नहीं किया गया है।
तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है दिस डेटा। तो यहाँ पर डेटा से पहले दिस लिखा हुआ है। अब दिस एक डिटर्मिनर होता है और इसके बाद हम जो है सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। दिस के बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। जो दिस होता है इसके साथ और दैट के साथ अगर हम कोई नाउन यूज करते हैं तो वो नाउन कैसा होता है, वो सिंगुलर नाउन होता है। इसी प्रकार हम दीज और दोज, इनके बाद जब कोई नाउन यूज करते हैं तो वो प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दिस है तो दिस के बाद ये जो डेटा है ये सिंगुलर है। ठीक है, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जब हम लिखेंगे तो इसके साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। तो अब ये सेंटेंस सही बना है, इससे पहले ये गलत था। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दीज डेटाज लिखा हुआ है। तो हम दीज के बाद तो प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं किसी भी नाउन की। तो ये तो ठीक है कि हमने यहाँ पे प्लूरल सोच के डेटाज लिखा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा को हम चाहे सिंगुलर डेटा हो चाहे मोर देन वन डेटा हो, हम डेटा ही लिखते हैं। हम इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस एस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया दीज डेटा। तो आप चाहे सिंगुलर डेटा की बात कर रहे हो चाहे जो है मोर देन वन डेटाज की बात कर रहे हो, आपको डेटा ही लिखना है, DATA। आप इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके और जो कंसेप्शन वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा सिंगुलर था तो यहाँ पर हमने वर्ब को सिंगुलर बनाया, यहाँ पर डेटा प्लूरल है। ठीक है, कौन बता रहा है प्लूरल है, ये दीज शब्द। यहाँ पर कौन बता रहा है ये सिंगुलर है, दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डेटा सिंगुलर था तो हमने वर्ब को सिंगुलर रखा, यहाँ पर डेटा प्लूरल है तो हमने वर्ब को प्लूरल रखा है। ठीक है, तो जो डेटा वर्ड है आप इसको प्लूरल नहीं बनाएं। हम एक डेटा के लिए सिंगुलर जो है सिंगल डेटा के लिए भी हम डेटा ही यूज करते हैं और मोर देन वन डेटा अर्थात प्लूरल नंबर में भी हम इसको डेटा ही यूज करते हैं। इसके साथ हम एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्वाइन। देखिए स्वाइन का मतलब होता है सुअर। ठीक है, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। तो इसको भी हम वैसे ही यूज करते हैं जैसे हमने शिप, डियर और फिश को यूज किया था। चाहे हम एक सुअर की बात कर रहे हैं तब भी हम स्वाइन यूज करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो भी हम स्वाइन यूज करते हैं। इसके साथ हम एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, व्हेन सी वेंट टू थ्रो द गार्बेज some swines attacked her। ठीक है, ये मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा when she went to throw the garbage a swine attacked her। तो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। अब देखते हैं हमने यहाँ पे स्वाइन को कैसा ही यूज किया है या नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्वाइन्स, और इससे पहले सम था तो सम स्वाइन्स अर्थात कुछ सुअरों ने उस पर अटैक कर दिया जब वो कूड़ा फेंकने गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा स्वाइन्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक से ज़्यादा स्वाइन की बात कर रहे हो तो हम इसके साथ एस नहीं लगाते हैं, मतलब ये स्वाइन ही रहता है। ठीक है, चाहे हम एक स्वाइन की बात कर रहे हो तो भी हम इसको SWINE ही लिखते हैं। ठीक है, एक के लिए, और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तब भी हम इसको यही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कर तो रहे हैं एक से ज़्यादा स्वाइन की बात, एक से ज़्यादा सूअरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक सिंगल स्वाइन की बात कर रहे हैं तो ये सही है। तो चाहे आप एक सिंगल स्वाइन की बात करें या एक से ज़्यादा स्वाइन्स की बात करें, हमें स्वाइन ही लिखना है। ठीक है, मतलब इसको सुअर अर्थात यही वर्ड लिखना है SWINE। आप इसको प्लूरल नहीं बनाएं। उसके बाद है सैल्मन। देखिए ये एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, एक टाइप ऑफ फिश। तो इसको भी हम वैसे यूज करते हैं जैसे हम शिप और डियर को यूज किया था। चाहे हम एक सैल्मन की बात कर रहे हैं तब भी हम इसको SALMON लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो भी हम SALMON लिखेंगे। एक टाइप की फिश होती है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, वी सा ए सैल्मन jumping in the waterfall there। ठीक है, ये मैंने लिखा एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लिखा, वी सा मैनी सैल्मन्स jumping in the waterfall there। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे। अब देखते हैं हम कि हमने यहाँ पे सैल्मन शब्द को सही यूज किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सैल्मन, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल सैल्मन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सिंगल सैल्मन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा सैल्मन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने सैल्मन में एस लगा दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि हम जब एक सिंगल सैल्मन की बात करते हैं तो भी हम इसको SALMONE लिखते हैं, और अगर एक से ज़्यादा सैल्मन की बात करें तो भी हम इसको SALMONE लिखते हैं। कुल मिला के आप इसके साथ S लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल सैल्मन की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे SALMON, और अगर आप एक से ज़्यादा सैल्मन की बात कर रहे हैं तो भी आप यही लिखेंगे SALMON। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, मैनी सैल्मन, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा सैल्मन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सैल्मन ही लिखा। अगर आप इसके साथ S लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टोन। तो देखिए, जब भी हम स्टोन को यूज करते हैं तो इसको हम कई अर्थों में यूज करते हैं। तो इसको जब भी हम इसको यूज करें तो हमें इसको यूज करते इसमें काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जब हम स्टोन को यूज करते हैं तो इसको हम एक तरह से तो जैसे यूनिट ऑफ वेट के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट की सेंस में इसको यूज करते हैं। और जब हम इसको यूनिट ऑफ वेट की सेंस में यूज करते हैं तो ये 14 पाउंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, 14 पाउंड्स के इक्वल होता है ये। ठीक है, ब्रिटिश यूनिट में, ब्रिटिश यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये 14 पाउंड्स के इक्वल होता है जब हम इसका प्रयोग यूनिट ऑफ वेट की सेंस में करते हैं। ऐसे में हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, चाहे हम 1 स्टोन की बात कर रहे हो, चाहे हम 2 स्टोन्स की बात कर रहे हो, चाहे हम 3 स्टोन की बात कर रहे हो, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही कैरीड 2 stones on his shoulders। ठीक है, SHOUL, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शोल्डर्स। ठीक है, तो स्पेलिंग होगी SHOULDERS, शोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टोन का प्रयोग किया गया है किस सेंस में, एक यूनिट ऑफ वेट की सेंस में। तो इससे पहले देखिए 2 लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे 2 देख करके और इसको प्लूरल बना देते हैं तो फिर ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्टोन का प्रयोग एज ए यूनिट ऑफ वेट की सेंस में करते हैं तो फिर जो है ये इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये सिंगुलर ही रहता है। अब यहाँ पे आप चाहे 1 स्टोन, अब पहले तो क्या करना है कि इसको इसमें से S हटाना है। हम यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करेंगे, 2 स्टोन लिखेंगे। अब चाहे आप 3 स्टोन लिख रहे हो, 4 स्टोन लिख रहे हो, ये स्टोन ही रहेगा। ठीक है, 1 स्टोन लिख रहे हो तो भी ये स्टोन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एज ए यूनिट ऑफ वेट प्रयोग किया है। ठीक है, तो एक तो इसका प्रयोग ये होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये जो स्टोन वर्ड है ये ए पीस ऑफ रॉक, ठीक है, ए पीस ऑफ रॉक को रेफर करता है, मतलब पत्थर का एक टुकड़ा। ऐसे में हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही पिक्ड अप 3 stones from the river bank। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसने नदी के किनारे से 3 पत्थर उठाए, अर्थात यहाँ पर मैं जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टोन्स लिखना सही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन है ये किस तरह से यूज किया गया है, पीस ऑफ रोप के रेफरेंस में यहाँ पर इसको यूज किया गया है। तीसरा जो यूज है वो ये है कि हम स्टोन का प्रयोग एज ए मटेरियल नाउन भी करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन जब हम इसको एज ए मतलब मटेरियल नाउन की सेंस में इसको यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होता है और इसकी कोई जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने लिखा द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, ये जो घर है ये पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पर किसका बना हुआ है, पत्थर का। तो यहाँ पर स्टोन को मटेरियल नाउन की सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, इन सेंस ऑफ मैटर। तो ऐसे में आप यहाँ पर इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये घर पत्थरों का बनाया हुआ है, तो आप इसमें कहीं एस लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको। ऐसे लिखेंगे द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, यह जो घर है या ये जो दीवार है, आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। आप लिखेंगे स्टोन ही। जब भी हम किसी दीवार की बात करें, घर की बात करें और उस सेंस में वहाँ पे अगर आप स्टोन वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्योंकि ये मटेरियल नाउन की सेंस में यूज हो रहा होता है तो आप इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहीं आप ऐसे कर दें कि यह जो दीवार है वो पत्थरों की बनी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप स्टोन्स लिख देंगे तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, जापानीज, चाइनीज, बर्मीज, नेपालीज। देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होते हैं, और जब हम इनको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो इसके साथ, इनमें से किसी के साथ भी हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे अगर आपने ऐसे कर दिया, जापानीज आपने लिखा, ठीक है, जापानीज लिखा, तो ये सिंगुलर होता है। अगर आपने इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल कर दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो जापानीज, चाइनीज, बर्मीज, नेपालीज, ये जो चारों वर्ड्स हैं इनको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग इनकी यही रहती है। इनके साथ हम एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमें किसी जापान के व्यक्ति को रेफ़र करना है, या चाइना के व्यक्ति को रेफ़र करना है, या बर्मा के व्यक्ति को रेफ़र करना है, या नेपाल के व्यक्ति को रेफ़र करना है, तो अगर हमें उस पर्सन को रेफ़र करना है जो यहाँ जैसे जापान, चाइना, बर्मा, नेपाल, ठीक है, यहाँ के लोगों को रेफ़र करना है, और अगर हम एक सिंगल पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं तो हम ऐसे केस में एक आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा ही इज ए चाइनीज, ठीक है, मैंने इतना ही लिख दिया, ही इज ए चाइनीज। और मैं आगे भी लिख देता हूँ इस सेंटेंस को, खैर, हु लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द यूएसए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन द यूएसए। तो ये लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे चाइनीज़ के द्वारा एक चाइना के एक सिंगल पर्सन को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको चाइनीज़ लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ इस सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है, ये जो चाइनीज़ है ये सिंगुलर ही रहेगा। इसको हम, क्योंकि एक ही चाइनीज़ की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे इसको सिंगुलर ही रखेंगे। अगर मैं एक से ज़्यादा चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ और मैं दूसरा सेंटेंस कुछ ऐसे लिखता हूँ, मैनी चाइनीज़, ठीक है, मैनी चाइनीज़ अटेंडेड द फेस्टिवल, तो मैंने इसको अब ऐसे लिखा, जैसे अटेंडेड द फेस्टिवल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्योंकि मैं मैनी चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैंने देखिए चाइनीज़ को प्लूरल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे चाइनीज़ को क्या किया, प्लूरल बना दिया। यहाँ पे चाइनीज़ सी कैपिटल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरी ये गलती हो गई कि मैंने इसको प्लूरल बना दिया, क्योंकि मुझे इसको प्लूरल नहीं बनाना था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम इन शब्दों को चाइनीज़, जापानीज़ और बर्मीज़ और नेपालीज़, इनको हम चाहे एक पर्सन के लिए यूज़ करें, चाहे एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए यूज़ करें, हम रखते हैं चाइनीज़
जापानीज़, बर्मीज़ और नेपालीज़। मतलब इनके साथ हम एक से ज़्यादा के केस में इनके साथ एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। हम इसको सेंटेंस को सही करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से हम एस हटा देंगे। तो हम ए चाइनीज़, ठीक है, ए चाइनीज़ तो हम चाइनीज़ ही लिखेंगे। अगर हम कहते हैं टू चाइनीज़, टू चाइनीज़ या थ्री चाइनीज़, फोर चाइनीज़, मैनी चाइनीज़, ठीक है, तो भी हम ये चाइनीज़ ही लिखेंगे। तो यही केस जो है, या ऐसे ही ये मतलब यही जो बात है आपको और दूसरे शब्दों पे लागू करनी है। जैसे जापानीज़ है तो हम ए जापानीज़, ठीक है, ए जापानीज़। और इसी प्रकार से अगर मैं 10 जापानीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 10 जापानीज़। ठीक है, तो मैंने लिखा जापानीज़ ही, कोई इसके साथ एस नहीं लगाया। अगर आप यहाँ पे एस लगा, यहाँ पर तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो एक ही जापानीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप 10 जापानीज़ लिखे और एस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि ये जो शब्द हैं ये जो कंसर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ की लैंग्वेज को भी रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो जब ये लैंग्वेज को रेफ़र करेंगे तो भी ये सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, हम इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ सी इज़ लर्निंग चाइनीज़, सी इज़ लर्निंग चाइनीज़, ठीक है, तो भी ये सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि वो चाइनीज़ भाषा सीख रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जैसे कि हम एक जापानीज़ की बात कर रहे हैं या हम एक चाइनीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ वो जापानीज़ पर भी लागू होगी, बर्मीज़ पर भी लागू होगी, नेपालीज़ पर भी लागू होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाइनीज़ का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो जैसे मैं सिर्फ एक सिंगल चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, ए चाइनीज़। अगर मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ और मैं मान लीजिए 10 की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, 10 चाइनीज़। ठीक है, 10 चाइनीज़। मैं कई चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैनी चाइनीज़। ठीक है, तो चाइनीज़ तो सेम ही रहा यहाँ पे। ठीक है, यही बात जो है जापानीज़, बर्मीज़, नेपालीज़ पर लागू होगी। लेकिन अगर मैं मान लीजिए सभी चाइनीज़ को रेफ़र करना चाहता हूँ, चाइना में जो भी लोग हैं उन सभी को रेफ़र करना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, द चाइनीज़। ठीक है, द चाइनीज़ मतलब चाइना में रहने वाले सभी लोग। तो जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, द जापानीज़ is known for their technological innovations, while the Chinese have a rich cultural heritage। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो जापानीज़ हैं, मतलब जो जापान के लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी जापानीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं जापान में रहने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जापानीज़ है तो यहाँ पर मुझे वर्ब क्या लगानी थी, प्लूरल आर। और यहाँ पर देखिए द चाइनीज़ मतलब सभी चाइनीज़ जो चाइना में रहने वाले लोग हैं। द चाइनीज़ हैव ए रिच कल्चरल हेरिटेज, तो यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है, सभी चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ तो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो ये सही है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड है वैकेशन। देखिए चाहे आप एक वैकेशन की बात कर रहे हो तब भी ये वैकेशन ही यूज़ करेंगे हम, और एक से ज़्यादा वैकेशन की बात कर रहे हैं तो भी वैकेशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे वैकेशंस, चाहे एक वैकेशन की बात हो चाहे एक से ज़्यादा वैकेशन की बात हो। कि हम अगर एक वैकेशन की बात कर रहे हैं तो भी वैकेशन ही यूज़ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा वैकेशन की बात कर रहे हैं तो भी हम ये वैकेशन ही यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है एक से ज़्यादा वैकेशन के लिए इसके साथ एस लगाकर इसको हमें प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स
my grandparents. I visited my grandparents during the summer vacation. ठीक है, द समर वैकेशन। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैड ए वंडरफुल वैकेशन लास्ट वीक। और एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, they took a 2 week vacation। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई विजिटेड माई पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो यहाँ पर मैं समर वैकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने वैकेशन ही लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैकेशंस नहीं लिख रहा हूँ, वैकेशन लिखा है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वंडरफुल वैकेशन एंजॉय किया लास्ट वीक, तो यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल है ए, तो यहाँ पर देखिए वैकेशन ही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 2 सप्ताह का वैकेशन है। ठीक है, 2 सप्ताह का वैकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूँगा दे टूक ए 2 week वैकेशंस। तो अगर आप वैकेशंस कह देंगे तो गलत है। तो चाहे आप सिंगल वैकेशन की बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा वैकेशंस की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे वैकेशंस नहीं लिख सकते। लेकिन अगर वैकेशन शब्द मल्टीपल इंस्टेंसेस को रेफर करे, ठीक है, मतलब छुट्टियों के मल्टीपल इंस्टेंसेस को रेफर करे, तो आप इसको प्लूरल लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, चौथा, वी टुक सेवरल वैकेशंस लास्ट ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कई वैकेशंस लिए लास्ट ईयर, मतलब कई इंस्टेंसेस पर ऐसा हुआ कि मुझे वैकेशन लेने पड़े। जैसे मैंने जनवरी में 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली, फिर मैंने मार्च में 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली, फिर मैंने अप्रैल में 3-4-5-10 दिन की छुट्टियां ले ली। तो इस तरह से जो है ना, कई बार मैंने छुट्टियां ली, और वो छुट्टियां मोर देन 1 हो, चाहे वो 1 दिन की हो, हम वैकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू मान लीजिए मैंने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक मैंने छुट्टियां ली। ठीक है, तो मैं इन छुट्टियों को हालांकि 1 से 10 तक की हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा वैकेशन। ठीक है, फिर मैंने फरवरी में छुट्टियां ली, जैसे 2 फरवरी से और 11 फरवरी तक मैंने छुट्टियां ली, तो मैं, क्योंकि ये भी 1 से ज़्यादा वैकेशन है, तो मैं इसको वैकेशन ही यूज़ करूँगा। ठीक है, वैकेशन ही इसके लिए यूज़ करूँगा, एस नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने मान लीजिए मैंने 1 दिन की छुट्टी ली मार्च में, 1 दिन की। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वैकेशन ही यूज़ करूँगा, हालांकि 1 दिन की छुट्टी है तो वैकेशन ही यूज़ करूँगा मैं। लेकिन ये टोटल मिला के ना, मैंने अलग अलग वैकेशन ली, तो ये टोटल जो है ना, ये मैंने कितनी बार वैकेशन ली, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 वैकेशंस हो गई, 3 वैकेशंस हो गई। ठीक है, तो इस केस में आप इस तरह से, अगर आप 1 से ज़्यादा बार जो है छुट्टियां लेते हैं, वो छुट्टियां अलग अलग करके हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद है, तो इस तरह से अगर आप जो वैकेशन से बताओ मल्टीपल इंस्टेंसेस को अगर रेफर करता है, तो वहाँ पे आप वैकेशंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ स्प्रिंग। देखिए, ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है संतान। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का क्या मीनिंग होता है? संतान। हम एक संतान के लिए भी ऑफ स्प्रिंग ही यूज करते हैं, और 1 से ज़्यादा संतानों के लिए भी ऑफ स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज द ऑफ स्प्रिंग, सी इज द ऑफ स्प्रिंग, सी इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड ए म्यूजिशियन। ठीक है, सी इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड ए म्यूजिशियन। तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, सी इज द ऑफ स्प्रिंग, मतलब वो एक संतान है। तो संतान कितनी हुई? सी है तो एक ही है, तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग जो है ना वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर सिंगुलर जो, मतलब एक संतान के लिए यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग यूज किया जा रहा है। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए, राम्स सिस्टर
Ram's sister came over on Sunday with all her offspring। ठीक है, तो अब यहां पर भी हमने ऑफस्प्रिंग यूज किया, लेकिन यहां पर जो ऑफस्प्रिंग है वो देखिए यहां पर ऑल डिटरमिनर लगा हुआ है। तो यहां पर ऑल हर ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब उसके सभी संतानों के साथ, राम की बहन संडे को आई अपने सभी बच्चों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है ना वो प्लूरल को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चों के लिए, एक से ज़्यादा संतानों के लिए जो है ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है और यहाँ पर ये कैसा था, सिंगुलर था। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑफस्प्रिंग को यूज करें तो हम इसे एक संतान के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा संतानों के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग यही रहेगी OFFSPRING। यहाँ पर इसके साथ आप ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, मतलब एस नहीं लगाएंगे इसके साथ। अगर आप यहाँ पे ऑल हर ऑफ स्प्रिंग्स लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाउन है यहाँ पर। नेक्स्ट नाउन है इशू। देखिए इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट नाउन है क्योंकि इसका प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इशू को हम किन किन मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो हम इशू को यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं इसको जो है बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। एक तो इसका प्रयोग किया जाता है चिल्ड्रन के लिए, और दूसरा हम इशू का यूज करते हैं। और इशू के क्या मीनिंग हो सकते हैं, और इशू के मीनिंग हो सकते हैं जैसे कि टॉपिक, ठीक है, या एडिशन, या कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इन अर्थों में हम इसको यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पर वो ये है कि अगर इशू का प्रयोग चिल्ड्रन के सेंस में हो, मतलब बच्चों के अर्थ में हो, तो ये इशू ही रहता है। मतलब बच्चों के लिए अगर हम यूज करेंगे तो ये इशू ही रहता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी ये इशू ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पर, he had several issues when he died। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब वो मरा तो उसके कई बच्चे थे। तो यहाँ पर देखिए हमने बच्चों के लिए यहाँ इशू को यूज किया है और यहाँ पर हमने इसको प्लूरल बना दिया है। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इशू का यूज बच्चों के लिए करें तो ये इशू रहता है, ISSUE। हम इसके साथ S लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक बच्चे के लिए भी इशू, एक से ज़्यादा बच्चों के लिए भी इशू। तो पहली बात तो हमने इसको गलत लिख दिया है, हम इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, ये S हम हटाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इशू। ठीक है, सिर्फ इशू लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इशू। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इशू। ही हैड सेवरल इशू व्हेन ही डाइड। अब ये सेंटेंस सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इशू का प्रयोग चिल्ड्रन या बच्चों के सेंस में करें तो ये इशू रहता है, ISSUE। ठीक है, बच्चों के लिए, मतलब एक से ज़्यादा बच्चों के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी। अब मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ। तो मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, he expressed his views on this issue। ठीक है, on this issue। अब यहाँ पर इशू का क्या मीनिंग है, इशू को यहाँ पर किस सेंस में यूज किया गया है, टॉपिक। ठीक है, टॉपिक। तो ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, उसने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर इशू का मीनिंग है टॉपिक। तो यहाँ पर जब हम इशू को टॉपिक की सेंस में यूज करते हैं तो हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं दीज इश्यूज। तो टॉपिक किस अर्थ में हम इसको यूज करेंगे तो ये इश्यूज हो सकता है। ठीक है, इसको प्लूरल हम लिख सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, तो दिस के बाद तो सिंगुलर नाउन आता है, तो हमने इशू लिखा है। यहाँ पे इशू का मीनिंग है टॉपिक। लेकिन अगर यहाँ पर हम दीज लिखते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे दीज होता, ठीक है, हम यहाँ
यहाँ पर मैं दीज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा के और दीज कर देता हूँ। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि दीज के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल नाउन आता है तो मुझे इस इश्यू को क्या करना पड़ेगा, इश्यूज करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं एस लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इशू का प्रयोग टॉपिक के सेंस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इशू का प्रयोग जब आप टॉपिक के सेंस में करते हैं तो ये सिंगुलर होता है इशू, प्लूरल होता है इश्यूज, ठीक है। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, तीसरा। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखिए, दे रेज्ड द इशू बिफोर द मैनेजमेंट। दे रेज्ड द इशू बिफोर द मैनेजमेंट। अब देखिए, यहां पर हमने इसको प्रॉब्लम की सेंस में यूज किया है, ठीक है। यहां पर ये इशू किसको रेफर कर रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। तो यहां पर इस द इशू का मतलब है प्रॉब्लम, मतलब दे रेज्ड द प्रॉब्लम, तो यहां पर हमने इसको यूज किया है प्रॉब्लम की सेंस में। तो जब हम इसको प्रॉब्लम की सेंस में यूज करते हैं तो भी इसका प्लूरल बन जाता है। एक सिंगल प्रॉब्लम है तो इशू, अगर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो इश्यूज, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इशू को आप यूज किस सेंस में कर रहे हैं। अगर आप इशू को यूज कर रहे हैं चिल्ड्रन की सेंस में तो ये सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, एक बच्चे के लिए भी इशू, एक से ज़्यादा बच्चों के लिए भी इशू। लेकिन अगर आप इशू को यूज कर रहे हैं टॉपिक की सेंस में तो इसका सिंगुलर होता है इशू, प्लूरल होता है इश्यूज, मतलब इसका प्लूरल पॉसिबल है। अगर आप इसको प्रॉब्लम की सेंस में यूज करते हैं तो भी ये प्लूरल बन जाता है। अगर हम मतलब एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो ये लिखते हैं हम इश्यूज, अगर एक प्रॉब्लम है तो हम लिखते हैं इशू। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर आपको समझाई है। लेकिन क्या होता है कि इशू के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन एरर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है कि इशू के बाद अबाउट रख दिया जाता है बहुत बार। क्या रख दिया जाता है, अबाउट। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखकर आपको ये भी क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द मैनेजर, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, द मैनेजर हैज़ रेज्ड several issues about the new policy during the meeting। अब यहां पर क्या है, इश्यू का क्या मतलब है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स की सेंस में हमने इसको यूज किया है। तो हम यहाँ पर क्योंकि सेवरल लिखा हुआ है तो सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर हमने सेवरल इश्यूज लिख रखा है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर अबाउट में। याद रखिए कि अगर आपको इशू के बाद अबाउट प्रीपोजिशन लगी मिले तो वहाँ पर जो अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो वहाँ पर गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, द मैनेजर हैज रेज्ड सेवरल इशू, ठीक है, सेवरल इश्यूज। अब यहाँ पर हम अबाउट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी, ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं इश्यूज के बाद अगर अबाउट प्रीपोजिशन आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करनी है, रिगार्डिंग। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीरीज। सीरीज को भी अगर हम सिंगुलर यूज करते हैं तो भी इसकी स्पेलिंग यही रहती है, और अगर इसको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो भी इसकी स्पेलिंग यही रहती है, ठीक है। मतलब द वर्ड सीरीज कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि ये हम इसको सिंगुलर यूज किया है या इसको प्लूरल यूज किया है,
ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, तो उन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे यूज़ किया है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द सीरीज वॉज वेरी पॉपुलर। द सीरीज वॉज वेरी पॉपुलर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, सेवरल सीरीज were released this year। ठीक है, एक मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए, ये जो सीरीज है ये सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, यहां पर हम एक सीरीज की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सीरीज वर्ड, ठीक है, जो ये सीरीज वर्ड है ये अगर रेफर करे वन सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स, अगर सीरीज वर्ड वन सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स को रेफर करे तो ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन अगर सीरीज वर्ड मल्टीपल सेट्स, ठीक है, सीरीज वर्ड अगर मल्टीपल सेट्स ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स को रेफर करे तो ये होता है प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर जो सीरीज वर्ड है ये सिर्फ वन सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, वन सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेवरल वर्ड लिखा हुआ है, तो सेवरल के बाद तो हम प्लूरल नाउन लिखते हैं, तो यहाँ पर जो सीरीज है प्लूरल है। ठीक है, ये मल्टीपल सेट्स ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी प्लूरल है। तो सीरीज के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीरीज सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर हम सीरीज को वन सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है। अगर हम सीरीज को मल्टीपल सेट्स ऑफ रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो ये प्लूरल है। ठीक है, मतलब सीरीज को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग यही रहेगी। यहाँ पर हम इसके साथ अगर ES लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको सीरीज को इसके साथ ES लगाकर प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, मैंने जब इसको प्लूरल यूज किया, ठीक है, मैंने जब इसको यहाँ पर प्लूरल यूज किया तो भी इसकी स्पेलिंग है SERIES। ठीक है, और जब ये सिंगुलर यूज किया तब भी इसकी स्पेलिंग SERIES ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे क्या लिखोगे? SERIES। ठीक है, ये स्पेलिंग रहेगी सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में। नेक्स्ट वर्ड है स्पीसीज। देखिए, अगर हम एक स्पीसीज को रेफर करते हैं तो भी ये स्पीसीज ही लिखते हैं, और अगर मल्टीपल स्पीसीज को रेफर करते हैं तो भी हम स्पीसीज ही लिखते हैं। कहने का मतलब है, अगर एक प्रजाति को रेफर करना है, स्पीसीज का मीनिंग होता है प्रजाति, तो अगर एक प्रजाति के बारे में बताना है तो भी हम स्पीसीज ही लिखते हैं, और एक से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में बताना है तो भी हम स्पीसीज ही लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे द टाइगर is a species of big cat। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, there are many species of birds in the forest। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीसीज का क्या मीनिंग होता है? प्रजाति। स्पीसीज मीन्स प्रजाति। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पीसीज मीन्स प्रजाति। तो अगर हमें एक सिंगल प्रजाति के बारे में बताना है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ठीक है, एक सिंगल प्रजाति के बारे में बताना है तो भी हम स्पीसीज ही लिखते हैं।
और अगर हमें मल्टीपल स्पीसीज अर्थात एक से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में बताना है तो भी हम स्पीसीज ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक प्रजाति के बारे में बताएं तो हम ऐसे लिखें, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सिंगुलर मान लें और इसका प्लूरल बना दें एक से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में अगर बता रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं स्पीसीज और फिर ES और लगा देते हैं और फिर इसको प्लूरल बना देते हैं तो भी ये गलत है। कहने का मतलब है कि आप चाहे एक प्रजाति के बारे में बता रहे हो, चाहे आप एक से ज़्यादा अर्थात मल्टीपल स्पीसीज़ के बारे में बता रहे हो, आपको लिखना है यही वर्ड। ठीक है, ये सेम वर्ड लिखना है। अर्थात स्पीसीज़ को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, द टाइगर इज ए स्पीसीज ऑफ बिग कैट। जो टाइगर है वो एक स्पीसीज, एक प्रजाति है एक बड़ी कैट की। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज है ये सिंगुलर है, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है ए। ठीक है, तो अगर हम एक स्पीसीज की बात करें, एक प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगाएंगे ए स्पीसीज। ठीक है, ए स्पीसीज ऑफ बिग कैट, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए, देर आर मैनी स्पीसीज। तो यहाँ पर मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पीसीज जो लिखा हुआ है ये प्लूरल है। ठीक है, तो जब हम मल्टीपल स्पीसीज की बात करते हैं तो यहाँ हम जिस बर्ड या एनिमल की स्पीसीज़ की बात कर रहे होते हैं वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे हम बर्ड्स की स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, आपको ये चीज़ नोट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा, देखिए, द फॉरेस्ट इज होम टू मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एंड प्लांट ये मैंने लिखा। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो घर है, किसका घर है? अलग अलग स्पीसीज का। अब किसकी स्पीसीज? एनिमल्स और प्लांट्स। अब तो जब एरर आएगा ना आपके सामने तो इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। क्यों है गलत? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्पीसीज की बात हो रही है तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो एक स्पीसीज की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे हम जितनी भी स्पीसीज की बात करें तो हम किसके स्पीसीज की बात कर रहे हैं, किसके। ठीक है, किस बर्ड के, किस एनिमल के, ठीक है, या किस प्लांट की स्पीसीज की बात कर रहे हैं, वो लिखा होता है इसके बाद। ठीक है, ऑफ लिखा होता है और ऑफ के बाद यहाँ लिखा होता है। तो अगर ये सिंगल स्पीसीज होगी ना, मतलब ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर ये नाउन सिंगुलर होगा ये। ठीक है, तो ये किसकी स्पीसीज की बात हो रही है? कैट की। तो कैट यहाँ पे देखिए सिंगुलर है। ठीक है, ये कैट की स्पीसीज है तो कैट यहाँ पे सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर यूज हो रहा होगा, स्पीसीज को आपने अगर सिंगुलर अर्थ में यूज किया है, तो जिस नाउन के लिए या जिस नाउन की या जिस बर्ड की, एनिमल की या प्लांट की आप स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे कैट सिंगुलर है। लेकिन अगर जो स्पीसीज वर्ड है वो आप जिस बर्ड, एनिमल या प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं और आप स्पीसीज आप प्लूरल लिख रहे हैं, तो इसके बाद जो नाउन आएगा जैसे बर्ड, एनिमल या प्लांट्स, वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर जैसे ये स्पीसीज किसके लिए यूज हुआ है? ये स्पीसीज यूज हुआ है बर्ड्स के लिए। मतलब यहाँ पे हम बर्ड्स की स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो बर्ड्स देखिए यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे स्पीसीज प्लूरल है, तो यहाँ पे बर्ड्स भी प्लूरल है। मतलब ये जिस नाउन को रेफर कर रहा है ये भी प्लूरल है। अब इस सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीसीज से पहले मैनी लिखा हुआ है। ठीक है, मैनी डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है मैनी के बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके बाद ऑफ है, तो ऑफ के बाद मतलब जिस भी स्पीसीज की हम बात कर रहे होंगे, जिसकी स्पीसीज की बात कर रहे होंगे वो नाउन प्लूरल होने चाहिए। तो यहाँ पे एनिमल तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट्स प्लूरल नहीं है। यहाँ पे प्लांट जो है वो सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस इसीलिए गलत है। तो यहाँ पे हम एनिमल्स की स्पीसीज की बात कर रहे हैं और प्लांट्स की स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट जो है ना वो प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम इसको एस लगाएंगे, यहाँ पे प्लांट्स करेंगे। तो इस वर्ड से संबंधित इस ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिनमें एरर पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है फिर मैं बता देता हूँ। जैसे आपने स्पीसीज यूज़ किया किसी सेंटेंस में, आपको स्पीसीज दिखा, ये स्पीसीज। ठीक है, तो किस किस स्पीसीज की बात हो रही है वो ऑफ के बाद यहाँ लिखा मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा मिलेगा? किस किस स्पीसीज की बात हो रही है। मतलब अगर बर्ड्स की स्पीसीज की बात हो रही है तो यहाँ पे बर्ड्स लिखा मिलेगा प्लूरल। अगर यहाँ पे
एनिमल्स की स्पीसीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे एनिमल्स प्लूरल लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको प्लांट्स लिखा हुआ है, प्लांट्स की स्पीसीज़ की बात हो रही है तो यहाँ प्लांट्स लिखा मिलेगा। तो अगर यहाँ पर ये जो नाउन है ना, ये नाउन अगर प्लूरल है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये स्पीसीज़ प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे अगर ये नाउन सिंगुलर है, मान लीजिए बर्ड, एनिमल, ये नाउन मान लीजिए सिंगुलर लिख रखे हैं एनिमल, और यहाँ पे प्लांट लिख रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्पीसीज़ है ना ये यहाँ पे सिंगुलर है, और इससे पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से स्पीसीज़ वर्ड से संबंधित एरर्स पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है। नेक्स्ट नाउन है इनिंग्स। देखिए इनिंग्स को भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज करते हैं। मतलब अगर आप एक इनिंग्स की बात कर रहे हैं तो भी इनिंग्स ही लिखते हैं, ठीक है। अगर एक इनिंग्स की बात हो रही है तो भी हम इनिंग्स ही लिखते हैं, और अगर एक से ज़्यादा इनिंग्स की बात हो रही है तो भी हम इनिंग्स ही लिखते हैं। तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैंने क्या कहा, अगर एक इनिंग की बात हो रही है, ठीक है, एक इनिंग की बात हो रही है तो भी हम इनिंग्स ही लिखते हैं, ठीक है। इनिंग्स ये सिंगुलर भी होता है, और अगर एक से ज़्यादा इनिंग्स की बात हो रही है तो भी हम जो है इनिंग्स ही लिखते हैं, ठीक है, ये प्लूरल भी होता है। ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैंने सेंटेंस लिखा, द गेम was called after 5 innings because of rain, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, विराट कोहली स्कोर्ड 85 runs in the first innings, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद जो भी नाउन लिखते हैं वो प्लूरल होता है, ठीक है। जो जैसे आप लिखेंगे 2, 1 को छोड़ के आप लिखेंगे 2, और 2 के बाद मान लीजिए कोई नाउन लिखा आपने, जैसे मैंने लिखा बुक, तो इसको प्लूरल लिखेंगे बुक्स, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 7 और मैं इसके बाद लिख रहा हूँ पेन, तो मैं पेन को प्लूरल लिखूँगा पेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अब 5 के बाद अगर ये इनिंग्स लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 इनिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। 5 इनिंग्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 इनिंग्स की बात हो रही है तो इसका मतलब प्लूरल है, ये एक से ज़्यादा इनिंग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इनिंग्स लिख रखा है। देखिए इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इनिंग्स, INNINGS। और सेकंड एग्जांपल देखिए, विराट कोहली स्कोर्ड 85 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग, तो यहाँ पर हम एक इनिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स की। तो यहाँ पर हम एक इनिंग की बात कर रहे हैं तो भी हमने देखिए इनिंग्स ही लिखा है, INNINGS, ठीक है। तो चाहे एक इनिंग्स की बात करें चाहे एक से ज़्यादा इनिंग्स की बात करें, इनिंग्स ही रहता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हेडक्वार्टर्स। देखिए चाहे आप एक हेडक्वार्टर्स की बात करें चाहे आप एक से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स की बात करें, ये हेडक्वार्टर्स ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक हेडक्वार्टर्स के लिए आप इस एस को हटा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक हेडक्वार्टर्स के लिए भी हम हेडक्वार्टर्स ही यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स के लिए भी हेडक्वार्टर्स ही यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा द कंपनीज all headquarters are based in न्यू यॉर्क। आगे मैंने लिखा only one headquarters is in India, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था कंपनीज ऑल हेडक्वार्टर्स, तो ऑल लिखा तो ऑल के बाद यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम सभी हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो जब मैंने 1 हेडक्वार्टर लिखा तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर की स्पेलिंग है वो वही है हेडक्वार्टर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 1 हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं
तो इस एस को हटा दें, ऐसा नहीं है। अगर आप ये एस हटा देंगे और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे हेडक्वार्टर, तो ये गलत होता है, ठीक है। वन हेडक्वार्टर अगर लिखेंगे तो ये गलत है, आपको हेडक्वार्टर्स ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद है वेयर अबाउट्स। देखिए वेयर अबाउट्स का मीनिंग होता है ठिकाना, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मीनिंग क्या होता है? ठिकाना। तो इसको भी हम सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, हीज वेयर अबाउट्स, वीज हेयर अबाउट्स इज अननोन, ठीक है। हीज वेयर अबाउट्स इज अननोन। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, देयर वेयर अबाउट्स आर स्टिल ए मिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेयर अबाउट्स की बात कर रहे हैं, एक ठिकाने की बात कर रहे हैं, मतलब हिज का ठिकाना, अर्थात एक पर्सन के ठिकाने की बात हो रही है। तो जब एक पर्सन के ठिकाने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हमने वेयर अबाउट्स यूज़ किया है, लास्ट में देखिए एस लगा हुआ है, और क्योंकि ये सिंगुलर है, वेयर अबाउट्स है, एक पर्सन का हेयर अबाउट्स है, तो यहाँ पर देखिए इज लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लोगों के वेयर अबाउट्स की बात कर रहे हैं, तो ये वेयर अबाउट्स प्लूरल है, तो इसके बाद देखिए प्लूरल वर्ब है। तो वेयर अबाउट्स को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में यूज कर सकते हैं। आप चाहे एक व्यक्ति के वेयर अबाउट्स के बारे में बताएंगे तो भी आप जो है ये एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के वेयर अबाउट्स के बारे में बताएंगे तो भी ये एस लगा रहेगा, तो इसको आपको हटाना नहीं है। उसके बाद है बैरक्स। देखिए बैरक्स के बाद भी जो है आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स लगा सकते हैं, क्योंकि जो बैरक्स है वो सिंगुलर अर्थ में भी यूज होता है और प्लूरल अर्थ में भी यूज होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। द बैरक्स वाज सराउंडेड, द बैरक्स वाज सराउंडेड बाई ए हाई वॉल, बाई ए हाई वॉल। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा करके फिर लिख देता हूँ, बाई ए हाई वॉल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक सिंगल बैरक्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर एक बैरक्स की बात करूँगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए प्लूरल वर्ब लगा देता हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब मैं एक से ज़्यादा बैरक्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक बैरक्स की बात करूँगा तब भी स्पेलिंग यही रहेगी, और एक से ज़्यादा बैरक्स की बात करूँगा तो भी स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब हम सिंगुलर अगर बैरक्स की बात करेंगे तो जो बैरक्स है ये वर्ड यही रहेगा, सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें। और अगर प्लूरल बैरक की बात करेंगे, एक से ज़्यादा बैरक्स की बात करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए लिखते हैं वन बैरक, वन बैरक अगर लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है। वन बैरक्स ही लिखा जाएगा। और इसके अलावा मान लीजिए आप लिखते हैं मैनी बैरक्स, तो फिर ये है ही प्लूरल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो आप मैनी बैरक्स लिखेंगे और वन बैरक्स ही लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्रॉस रोड्स की। देखिए क्रॉस रोड्स जो वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है चौराहा। ये जो क्रॉस रोड है इसका मतलब होता है चौराहा। जैसे एक रास्ता आया, ठीक है, एक रास्ता ये गया और दूसरा जो ये रास्ता है ना इसको क्रॉस करते हुए ऐसे गया, तो यहाँ पर ये जो चौराहा बना ना ये क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो जो क्रॉस रोड्स वर्ड है ये भी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज होता है। इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, आफ्टर हाफ ए माइल, आफ्टर हाफ ए माइल यू विल कम टू ए क्रॉस रोड्स, ठीक है, क्रॉस रोड्स। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, एट द नेक्स्ट क्रॉस रोड्स, एट द नेक्स्ट क्रॉस रोड्स टर्न लेफ्ट। मैं किसी से कह रहा हूँ कि अगले क्रॉस रोड्स पे लेफ्ट हो जाना, ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ जाना। तो मैं यहाँ पर देखिए सिंगल क्रॉस रोड्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर सिंगल क्रॉस रोड्स की बात की मैंने तो ए आर्टिकल लगाया और क्रॉस रोड्स ही लिखा मैंने। अगर आप यहाँ पे क्रॉस रोड लिख देते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हैं क्रॉस रोड, तो फिर ये गलत है। ऐसे नहीं कि सिंगल क्रॉस रोड के लिए आप क्रॉस रोड ऐसे लिख देंगे। अगर आप सिंगल क्रॉस रोड्स लिख रहे हैं, अगर आप एक क्रॉस रोड की बात कर रहे हैं, वन क्रॉस रोड की, तो भी आप क्या लिखेंगे, क्रॉस रोड्स।
और अगर आप एक से ज़्यादा क्रॉस रोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ सेवरल क्रॉस रोड्स, मतलब कई क्रॉस रोड्स, तो भी मैं क्रॉस रोड्स ही लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक क्रॉस रोड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस रोड्स ही लिखा हुआ है। चाहे आप एक क्रॉस रोड्स की बात करें, एक चौराहे की बात करें तो भी क्रॉस रोड्स लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा चौराहों की बात करेंगे तो भी क्रॉस रोड्स ही लिखा जाएगा। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, इन दोनों ही शब्दों पे ये बात लागू होगी। तो एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट, अगर आप एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी एयरक्राफ्ट लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी आप एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन नाउन्स में एस लगा हुआ था, ये प्लूरल दिख रहे थे, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंसेस में यूज हो रहे थे, दोनों अर्थों में यूज हो रहे थे। यहाँ पे इसके साथ एस नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना, इसके साथ भी एस नहीं लगा हुआ है स्पेसक्राफ्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग एयरक्राफ्ट ही रहेगी। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने लिखा सम एयरक्राफ्ट, ठीक है, आर पार्क्ड ऑन द रनवे। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा द एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर टेक ऑफ। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम एयरक्राफ्ट है, तो सम का मतलब कुछ, मतलब एक से ज़्यादा, तो सम एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट ही लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे एस लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट की बात हो रही हो तब भी एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे, एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की बात हो रही हो तो भी हम एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे। तो हमें यहाँ से जो एस है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सम एयरक्राफ्ट लिखेंगे, और यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, सम एयरक्राफ्ट प्लूरल है, तभी यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे सिंगुलर जो है सिंगल एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब भी सिंगुलर है। बात आती है यहाँ एयरक्राफ्ट की स्पेलिंग पे। अगर आप एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट लिखेंगे, मतलब वन एयरक्राफ्ट। ठीक है, और सेवरल या मैनी, ठीक है, या ए फ्यू एयरक्राफ्ट। यहाँ पर आप आपको एस नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वन एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट की स्पेलिंग है AIRCRAFT। अगर आप कई एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी स्पेलिंग यही रहेगी, AIRCRAFT। ठीक है, उसके बाद है मीन्स। देखिए मीन्स को हम कई तरह से यूज करते हैं। एक तो मीन्स का अर्थ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स का अर्थ होता है, ध्यान से देखिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीन्स का अर्थ होता है रिसोर्सिस या इनकम। ठीक है, एक तो हम मीन्स को रिसोर्सिस या इनकम की सेंस में यूज करते हैं, एक हम मीन्स को यूज करते हैं मीडियम या मेथड। ठीक है, मीडियम या मेथड, तो इन दो अर्थों में हम इसको यूज करते हैं। अगर हम मीन्स को रिसोर्सिस या इनकम के लिए यूज करते हैं, इन अर्थों में यूज करते हैं, तो ये होता है प्लूरल। और अगर हम मीन्स को मीडियम या मेथड की सेंस में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, हमें सेंटेंस पढ़कर देखना है कि हम मीन्स को किस अर्थ के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम मीन्स को रिसोर्सिस या इनकम के लिए यूज कर रहे हैं तो ये प्लूरल होता है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल होगा, ये तो प्लूरल वर्ब लगेगी उसके बाद। ठीक है, अगर हम मीन्स को मीडियम या मेथड की सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, हमें देखना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है फिर। तो जैसे इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, his means are not enough to support his family। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, his means are not enough to support his family,
मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, द इंटरनेट इज ए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, देर आर many means of transportation available in the city। ठीक है। आगे हम लिख भी सकते हैं इंक्लूडिंग, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग बसेस, ट्रेन्स एंड बाईसाइकिल्स। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर हम मीन्स को किस अर्थ में यूज कर रहे हैं। तो देखिए, हिज मीन्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। उसके जो मीन्स हैं वो उसकी परिवार को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर जो मीन्स है इसका अर्थ मेथड या मीडियम तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, उसकी इनकम होगी। तो यहाँ पर जो मीन्स है ना, इसका यूज किया जा रहा है इनकम की सेंस में। तो इनकम की सेंस में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर मीन्स को हम इनकम की सेंस में यूज़ करते हैं या रिसोर्सेज की सेंस में यूज़ करते हैं तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे हमने आर लगाया है। यहाँ पे अगर आप इज लगा देते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेट इज़ ए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटरनेट को एक जो है ना मीन्स बता रहे हैं कि इंटरनेट एक मीन्स है कम्युनिकेशन का। तो सिर्फ हम यहाँ पे एक ही मीन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ना तो इनकम की बात हो रही है, ना रिसोर्स की बात हो रही है। तो मीन्स जो वर्ड है ना, ये यहाँ पे मीडियम को रेफर कर रहा है। ठीक है, द इंटरनेट इज ए फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम कितने मीडियम्स की बात करें, एक ही मीडियम की बात करें इंटरनेट की, तो ये मीन्स जो है वो, क्योंकि एक ही मीडियम की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, और इससे पहले देखिए आर्टिकल भी लिखा हुआ है ए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैनी लिखा हुआ है, तो मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ना, ये जो मीन्स है, ये यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ पर ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये मेथड की सेंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ना तो इनकम की सेंस में यूज़ हो रहा है, ना रिसोर्सेज की सेंस में यूज़ हो रहा है, ये मेथड की सेंस में यूज। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप मेथड की सेंस में यूज़ करते हैं तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेथड और मीडियम, तो यहाँ पर देखिए मीडियम की सेंस में यूज हुआ था, तो ये सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर है। यहाँ पर ये जो मीन्स है ये मेथड की सेंस में यूज हुआ है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो जब मेथड की सेंस में जब मीन्स को यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। लेकिन अगर इसका अर्थ मीन्स का अर्थ अगर इनकम होगा, तो फिर इनकम होगा या रिसोर्सेज होगा, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। और अगर ये सब्जेक्ट ऐसे केस में, तो फिर इसके बाद प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा इंटरनेट एंड टेलीविज़न। ठीक है, इंटरनेट एंड टेलीविज़न आर effective means of communication। और एक सेंटेंस मैंने फिर एक दूसरा लिखा, वही सेंटेंस लिखा जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, इंटरनेट इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन के कितने मीडियम की बात कर रहा हूँ, दो मीडियम की बात कर रहा हूँ, एक तो इंटरनेट, एक टेलीविज़न। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटरनेट और टेलीविज़न दो मीडियम्स की बात कर रहा हूँ, दो मीन्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मैं दो मीन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मीन्स प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पर मीन्स को किस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, मीडियम की सेंस में। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो इनकम या रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मेथड या मीडियम। यहाँ पर मैं एक मीडियम की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, इंटरनेट सिर्फ एक मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्ब देखिए सिंगुलर है, यहाँ पर दो मीडियम्स की बात हो रही थी तो वर्ब प्लूरल थी, यहाँ पर एक मीडियम की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर है। और यहाँ पे देखिए जो मीन्स यूज़ किया है ना मैंने, ये सिंगुलर है, और इस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे देखिए एन आर्टिकल का भी यूज हुआ है। तो जो मीन्स है ना, इसको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। मीन्स को हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज और इनकम की सेंस में। अगर मीन्स को हम रिसोर्सेज या इनकम की सेंस में यूज़ करेंगे तो हमेशा प्लूरल होता है। अगर ये सब्जेक्ट होगा ऐसे केस में तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मीन्स को हम मेथड्स या मीडियम के अर्थों में यूज़ करते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये प्लूरल है, यहाँ पर ये सिंगुलर है। आइए अब आप समझ गए होंगे इसको। उसके बाद ये जो मीन्स है ना, ये जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हमें रिसोर्सेज की सेंस में यूज़ करना है, रिसोर्सेज, इनकम, ठीक है, या मीडियम या मेथड, ठीक है, इन अर्थों में हम जो वर्ड यूज करते हैं मीन्स, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मीन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है मीन्स। इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है मीन। ठीक है, ये मीन वर्ड भी होता है। तो ये जो मीन वर्ड होता है इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं सेल्फिश के अर्थ में। सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश, और हिंदी में हम कह सकते हैं मतलबी, मतलबी या स्वार्थी या धूर्त। ठीक है, धूर्त, इन अर्थों में यूज करते हैं। ऐसे में ये एडजेक्टिव होता है और इस शब्द का प्रयोग हम किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, किसी नाउन के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कमल, कमल इज ए मीन पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीन है ना, देखिए इसके साथ एस नहीं लगा हुआ है, तो इस मीन का अर्थ ये रिसोर्सेज, इनकम, मीडियम, मेथड ये नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर मीन का क्या मतलब है, सेल्फिश। कमल इज ए सेल्फिश पर्सन, इट मीन्स कमल इज ए मीन पर्सन। ठीक है, जब इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह करते हैं, जब इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह करते हैं, मीन का प्रयोग जब आप वर्ब की तरह करेंगे, मतलब वर्ब के रूप में करेंगे, तो इसका मतलब होता है टू इंटेंड, टू इंटेंड। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई डिडेंट मीन, तो यहाँ पर मैं इसको मीन लिखना था मुझे, तो आई डिडेंट मीन टू ब्रेक, आई डिडेंट मीन टू ब्रेक इट। ठीक है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई डिडेंट मीन, तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, आई डिडेंट, इसके बाद ये वर्ड है तो जाहिर सी बात है ये वर्ब होगी। ठीक है, तो इसको हमने वर्ब की तरह यूज़ किया है, आई डिडेंट मीन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आई डिडेंट इंटेंड, अर्थात इंटेंड का मतलब इरादा होना, मेरी मंशा होना। तो आई डिडेंट मीन, इट मीन्स आई डिडेंट इंटेंड टू ब्रेक इट, मेरा इरादा इसको तोड़ने का नहीं था, यह एक एक्सीडेंट थी। ठीक है, ये एक एक्सीडेंट था। तो यहाँ पर हमने मीन को एज ए वर्ब यूज़ किया है, तो एज ए वर्ब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है इंटेंड। तो आई डिडेंट मीन, इसका मतलब आई डिडेंट इंटेंड। ठीक है, इसके अलावा हम मीन को नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जब हम मीन को नाउन की तरह यूज़ करेंगे, नाउन की तरह, तो इसका अर्थ होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, इसका अर्थ मिड वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, टू फाइंड द मीन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स, टू फाइंड द टेस्ट स्कोर्स एड all the scores together and then divide by the number of students। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो इसमें जो मीन है, इस मीन का अर्थ क्या है, मिड वैल्यू। टू फाइंड द मीन ऑफ टेस्ट स्कोर्स, मीन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स, तो यहाँ पर मुझे द और लिखना था,
ठीक है, द टेस्ट स्कोर्स। तो टू फाइंड द मीन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स एट द स्कोर्स टुगेदर एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे टेस्ट स्कोर्स का मीन पता करना है, मीन, तो मीन का क्या मतलब है, मिड वैल्यू पता करनी है। ठीक है, मिड वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, सारे स्कोर्स को उनको मैं जोड़ दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स की संख्या से। तो यहाँ पर जो मीन है ना, इस मीन से पहले देखिए आर्टिकल लगी हुई है, तो आर्टिकल के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, एक तो ये पहचान हो गई। ठीक है, आर्टिकल के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल यूज हुई है तो ये नाउन है। तो नाउन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड वैल्यू। तो जब हम मीन को एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब मिड वैल्यू होता है। मीन को जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब टू इंटेंड होता है। और अगर मीन को अगर आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जो है सेल्फिश होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको जो मीन है, ये जो मीन वर्ड है, ये जो मीन वर्ड है, इसको अगर आप रिसोर्सिस, ठीक है, रिसोर्सिस, इनकम, उसके बाद मेथड या मीडियम, इन अर्थों में यूज करते हैं तो इसके साथ एस लगाना है आपको, मीन्स होगा। लेकिन अगर आप मीन को अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, तो ये मीन रहेगा, इसके साथ कोई एस नहीं लगाना है। ऐसे में इसका अर्थ होगा सेल्फिश। ठीक है, अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो भी ये मीन ही रहेगा। ऐसे में इसका अर्थ होगा टू इंटेंड। अगर आप इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये मीन ही रहेगा। ऐसे में इसका अर्थ मीनिंग क्या होगा, मिड वैल्यू। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेजेस। ठीक है, अब हम वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर भी बेस्ड जो है काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने मीन्स के बारे में पढ़ा तो मीन्स को हमने कई अर्थों में यूज़ किया, तो उसी प्रकार से जो वेजेस है उसको भी हम कई अर्थों में यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से मीनिंग है इसके। तो एक तो वेजेस जो है हम यूज़ करते हैं रिजल्ट के अर्थ में। वेजेस का अर्थ होता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एक तो ये होता है, और एक वेजेस होता है, ये वेजेस का मीनिंग होता है जो है इनकम। ठीक है, इनकम एक ये होता है। तो अगर हम वेजेस का प्रयोग रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस के अर्थ में कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के अर्थ में कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम सिंगल रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड तो यूज होगा वेजेस ही, लेकिन वहाँ पर ये सिंगुलर होगा। अगर हम एक से ज़्यादा रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल होगा, लेकिन वर्ड वेजेस ही होगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वेजेस को हम इनकम की सेंस में यूज़ करें तो फिर ये प्लूरल होता है। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे मीन्स था और मीन्स की जगह हम जो ये मीन वर्ड था ये भी होता था, मतलब इंग्लिश में मीन वर्ड भी है और मीन्स भी है, लेकिन वेजेस वेजेस ही है, वेज जैसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इस जैसा कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि वेजेस को हम रिजल्ट की सेंस में भी यूज करते हैं। तो अगर आप वेजेस को रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस के अर्थ में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम एक सिंगल रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा, अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल होगा, लेकिन लिखेंगे वेजेस ही। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, his wages are small। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा, the wages of sin is death। और तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, the wages
ऑफ हर हार्ड वर्क और सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब हम तीनों जो एग्जांपल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा देखेंगे कि हमने यहाँ पर वेजेस को कैसे और किस शर्त में यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है हिज वेजेस आर स्मॉल। तो यहाँ पर कह रहा है उसकी जो वेजेस है ना वो स्मॉल है। तो यहाँ पर वेजेस को किस शर्त में यूज़ किया है? इनकम की सेंस में। हिज वेजेस आर स्मॉल, इट मीन्स हिज इनकम आर स्मॉल। तो यहाँ पर वेजेस को इनकम की सेंस में यूज़ किया है। तो जब हम वेजेस को इनकम की सेंस में यूज़ करते हैं तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है और ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए वर्ब प्लूरल है। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद देखिए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ठीक है, ये बाइबल की लाइन है शायद। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। भाई जो पाप का जो वेजेस होता है वो डेथ होती है। इसका मतलब पाप का रिजल्ट डेथ होती है। तो यहाँ पर वेजेस को हमने प्रयोग किया है रिजल्ट की सेंस में, कॉन्सिक्वेंस की सेंस में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम कितने कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक ही कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो अगर हम एक कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो वेजेस है सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए द वेजेस ऑफ हर हार्ड वर्क आर सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। उसके हार्डवर्क का जो वेजेस है, मतलब हार्डवर्क का जो रिजल्ट है, वो कॉन्सिक्वेंस जो है हार्डवर्क का, तो वो क्या होगा? वो सक्सेस और रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पर हम दो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, दो रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो दो रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वेजेस है ये प्लूरल है, और वेजेस अगर प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए वर्ब भी प्लूरल है। तो वेजेस अगर रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की सेंस में यूज हो रहा है तो हमें ये देखना है कि उस वेजेस के कितने कॉन्सिक्वेंस हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेस, कितने रिजल्ट्स की बात हो रही है। अगर एक सिंगल रिजल्ट की बात हो रही है तो वेजेस सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट्स की बात हो रही है तो वेजेस वहाँ पे प्लूरल है। जैसे यहाँ पर एक सिंगल रिजल्ट की बात हो रही थी तो वेजेस सिंगुलर है। यहाँ पर एक से ज़्यादा रिजल्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर वेजेस प्लूरल है। लिखना आपको वेजेस ही है। ठीक है, लिखना आपको वेजेस ही है, वेज नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। और वेजेस को अगर हम इनकम की सेंस में यूज़ करेंगे तो प्लूरल होगा, ये सिंगुलर अर्थ में यूज नहीं होता है। तो ऐसे में प्लूरल होगा, और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।